नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत परिपथ किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से उपकरण संयोजित किए जाते हैं और उनको किस क्रम में संयोजित किया जाता है और उपकरणों के लिए कौन से सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ विद्युत परिपथ जो कितने प्रकार के होते हैं और इसके अतिरिक्त अब एक और हेडिंग ओम के नियम के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत परिपथ के बारे में। तो देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ यानी कुछ उपकरण होते हैं, उन उपकरणों को अपन संयोजित करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो विद्युत धारा होती है, इस विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, कौन सा, दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो वो पथ कैसा होना चाहिए, सतत, यानी कि सतत और इसके साथ साथ बंद। सतत तथा बंद पथ को क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ। किसके, विद्युत धारा के। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। अब देखो विद्युत परिपथ के अंदर अपन अनेक उपकरणों को संयोजित करके एक डायग्राम बनाते हैं, उसका एक आरेखीय निरूपण करते हैं और जो आपके जिसके अंदर जो भी उपकरण अपन संयोजित करते हैं उस उपकरण को किस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ मैं सिंबल लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा, जैसे देखो ये जो आपके सिंबल दिख रहा है, मैंने बोर्ड पे बनाया है कुछ इस प्रकार से। ये सिंबल होता है सेल का, किसी भी सेल का है ना, इस प्रकार से आप किसी सेल को प्रदर्शित कर सकते हो। तो ये एक सेल का सिंबल है। अब अगर एक से ज्यादा सेल लेंगे तो क्या बनेगी, बैटरी बनेगी। यानी एक से ज्यादा सेल लेने पर क्या बन जाएगी, बैटरी। अब देखो बैटरी का सिंबल किस प्रकार से हो सकता है, ये फर्स्ट, इसके साथ साथ एक सेल और ले लीजिए, ये बड़े वाला। अब जितने भी सेल संयोजित करोगे तो ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एक विद्युत सेल बनेगा। इस तरह को आप प्लस लिख लीजिए और ये माइनस। तो ये विद्युत बैटरी बन गई और ये क्या बन गया, सेल बन गया। इसके साथ और देखिएगा, जैसे कुंजी होती है। कुंजी दो प्रकार की, जैसे देखो कुंजी को किस प्रकार से आप संयोजित कर सकते हो। दो प्रकार की कुंजी होती है। अब अगर मैं इसके ऊपर कुंजी लगा देता हूं तो ये हो जाएगी बंद कुंजी। कैसी हो जाएगी, बंद कुंजी। अगर आप कुंजी को हटा देते हो तो कैसी हो जाएगी, खुली। समझ आ रहा है। ये कैसी है, तो ये है बंद कुंजी, और वो वाली कैसी है, तो ये है खुली कुंजी। इसी कुंजी के ही आधार पर परिपथ दो प्रकार के होते हैं। जिस परिपथ में कुंजी संयोजित होती है उसे कहते हैं बंद परिपथ, और इसमें कुंजी संयोजित नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, खुला परिपथ। इसके साथ और देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक तार है और इसके ऊपर अपन एक तार और डाल दिया और यहाँ पर इस प्रकार से एक बिंदु बना दिया। इसका मतलब है कि तार आपस में क्या हो रहे, संयोजित हो रहे। अब अगर मैं ऐसा नहीं करके इसको इसके ऊपर मैं क्रॉसिंग करवाने की कोशिश करता हूँ तो ये तार संधि नहीं हो रही है, तार संधि नहीं हो रही, इसके ऊपर क्या हो रही, क्रॉस हो रही। तो ये क्या हो जाएगा, तार क्रॉसिंग। इसके अलावा कल अपने दो प्रकार के उपकरण पढ़े थे, एक विद्युत वोल्ट की बार, सॉरी, एक वोल्ट मीटर था और एक अमीटर था। यानी जिसके द्वारा अपन विद्युत का मापन करते हैं उसे कहते हैं अमीटर, और जिसके द्वारा अपन वोल्ट, विभव का मापन करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। देखिएगा दो प्रकार के उपकरण थे। जो आपके एमीटर होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, आप लिख सकते हो प्लस और माइनस। और जो वोल्ट मीटर होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, यानी वी लिखना है और उसके ऊपर एक घेरा लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। ये बन गया एमीटर और ये क्या बना, वोल्ट मीटर। इसके अलावा और देखिएगा दो प्रकार के उपकरण होते हैं, उनका उपयोग जो बहुत कम किया जाता है। उससे पहले दो उपकरण अपन और पढ़ लेते हैं। देखो एक इस प्रकार से आपके उपकरण बना हुआ होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है प्रतिरोध। इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ये आपके बन गया प्रतिरोध। इसके साथ अगर किसी बल्ब का अगर आपको सिंबल लेना है तो बल्ब का सिंबल कुछ इस प्रकार से लिया जाता है। ये सिंबल किसका हो जाएगा, बल्ब का। तो मोटा मोटी ये सारे इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखो इसका तो इस्तेमाल अपन बहुत कम करते हैं, लेकिन विद्युत सेल का है, विद्युत बैटरी है, या फिर बंद परिपथ है, या फिर खुला जो बंद कुंजी है, या फिर खुली कुंजी है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, बल्ब है, या फिर आपकी प्रतिरोध है। इसके अलावा दो उपकरण और है, उनका उपयोग अपन बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए दो उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से मैं उपकरण बना रहा हूं। एक तो कहते हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध और एक होता है आपके धारा नियंत्रक, ठीक है। ये आपके इस प्रकार से अगर इसके ऊपर मैं तीर का निशान बना दूंगा तो आपके बन जाएगा प्रतिवर्ती प्रतिरोध, और इस प्रकार से उसके ऊपर तीर का निशान अगर ऊपर इस तरफ से आप डालते हैं तो इसे बोलते हैं धारा नियंत्रक। ये कौन सा है, तो ये है आपकी धारा नियंत्रक।
और इसे दूसरे को क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध। अब ये क्या होते हैं तो इनके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे, प्रतिवर्ती प्रतिरोध। लेकिन मोटा मोटी जान लीजिए कि जो प्रतिवर्ती प्रतिरोध होते हैं वो धारा को नियंत्रित करते हैं, और जो धारा नियंत्रक होते हैं वो प्रतिरोध को नियंत्रित करते हैं। इनके नाम जैसे है, काम इसके जस्ट उल्टा होता है। तो इनका अपन उपयोग करते हैं किसी भी विद्युत परिपथ को बनाने के लिए। इन विद्युत उपकरणों का प्रयोग करके हम किस प्रकार से एक विद्युत परिपथ बना सकते हैं उसका एक आरेखीय निरूपण करते हैं। विद्युत परिपथ किस प्रकार से उसका एक आरेखीय निरूपण अपन कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक तार है, इस तार के द्वारा एक प्रतिरोध संयोजित कर रहे हैं, और यहाँ पर आप एक छोटा सा बल्ब संयोजित कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर चाहो तो बल्ब का चित्र भी बना सकते हो, लेकिन अगर ऐसा लिख दोगे तो इसका मतलब भी क्या है, कोई ना कोई बल्ब संयोजित है। और यहाँ पर आप एक बैटरी या सेल कुछ भी लगा सकते हो। बैटरी चाहो तो बैटरी लगाओ या फिर सेल लगा दो। हम इस प्रकार से एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी के बाद आप यहाँ पर एक एमीटर संयोजित कर दीजिए। एमीटर के बाद यहाँ पर आप एक कुंजी लगा दीजिए, ठीक है। अब एक वोल्टमीटर संयोजित करना। देखो यहाँ पर हमने एक एमीटर संयोजित किया है। एमीटर कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम में। जब मैंने आपको पढ़ाया तो बताया था कि एमीटर को अपन श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब इस वोल्टमीटर लगा रहे हैं जिसे अपन समांतर क्रम में लगाएंगे, ठीक है। वोल्टमीटर जो आपकी इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य संयोजित हो जाएगा। ये क्या लग गया, वोल्टमीटर। अब देखिएगा, अब आपके सामने जो परिपथ बना हुआ है ये एक प्रकार का खुला परिपथ है। हमने कुंजी नहीं लगा रखी है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एक खुला परिपथ। आप जैसे इसके ऊपर कुंजी लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बंद परिपथ, ठीक है। देखिएगा ये तो आपकी क्या हो गई, कुंजी। इसे क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा अमीटर, और ये आपकी क्या हो जाएगी, बैटरी, और इसे कहेंगे वोल्टमीटर, और ये हो जाएगा आपके प्रतिरोध। और ये बल्ब लिख सकते हो आप, ठीक है। प्रतिरोध और उसके साथ बल्ब। मैंने आपको दो चीजें और लिखाई थी, एक धारा नियंत्रक था और एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध था। तो उनका उपयोग अपन नॉर्मल किसी भी परिपथ में नहीं कर सकते, लेकिन उनको जान लीजिएगा कि उन्हें हम क्या कहते हैं, उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक की परिभाषा क्या होती है, ये एक प्रकार का उपकरण होता है जो किसी भी परिपथ में प्रतिरोध की जो मात्रा है ना उस प्रतिरोध को नियंत्रित करता है। धारा नियंत्रक का काम क्या है, प्रतिरोध को नियंत्रित करना। प्रतिरोध का जो मान है उसको अगर बढ़ाना है घटाना है तो उसका नियंत्रण कौन करता है, प्रतिवर्ती धारा नियंत्रक। और दूसरा होता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध, प्रतिवर्ती प्रतिरोध। और ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध जो है ये आपकी धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। किसको नियंत्रित करता है, धारा को। निस्रोत की वोल्टता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बगैर अगर परिपथ की आपको धारा परिवर्तित करनी है तो आप किसके द्वारा कर सकते हो, प्रतिवर्ती प्रतिरोध द्वारा। अगर आपको प्रतिरोध नियंत्रित करना तो आप किसके द्वारा कर सकते हो, धारा नियंत्रक के द्वारा। अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग देखिएगा, ओम का नियम। जो इस पूरे पार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो आपके आगे भी बहुत काम आती है, ओम का नियम। ओम नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नियम दिया था। अब उन्होंने नियम क्या दिया था उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अब उन्होंने दो चीजें बताई, एक नियत ताप और एक नियत दाब। क्या होना चाहिए, एक तो ताप भी नियत चाहिए आपको, ताप नियत हो, और उसके साथ दाब। ताप और दाब दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, नियत हो, यानी कि स्थिर हो। और इस स्थिति में उन्होंने बताया था कि किसी भी धारावाही चालक तार, कोई भी धारावाही चालक तार है, उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा कि ओम के नियम के अनुसार नियत ताप तथा नियत दाब पर किसी धारावाही चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात क्या होता है, V जो है वो समानुपाती होता है किसके, I के, ठीक है। यानी कि उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अगर आप इस समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, R। तो मैं I को आगे लिख देता हूँ और R को पीछे लिख देता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है ना। एक वीर नाम की एक मूवी भी होती है, तो उससे आपको याद हो जाएगा कि वीर होता है इस प्रकार से इसका सूत्र, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, IR। अब यहाँ पर R क्या है, तो R एक प्रकार का नियतांक है। क्या है, नियतांक। इसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है,
चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है, यानी आर एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। अब इसका मात्रक क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम। और इसका सिंबल देख लीजिए, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ये किसका सिंबल है? ओम का। जहां पर आर जो एक नियतांक है और उसे अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। इस परिभाषा को वापस सुनिएगा, ओम के नियम को वापस सुनिएगा कि स्थिर दाब पर किसी धारावाही चालक तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। और आप जैसे समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? R लगा दोगे। अब इसमें परिभाषा कभी कभार आपसे पूछ सकते हैं कि 1 ओम को परिभाषित करो या फिर 1 ओम की परिभाषा लिखो। जैसे हमने 1 एम्पियर 1 वोल्ट की लिखी थी, उसी प्रकार से 1 ओम की परिभाषा आ सकती है कि 1 ओम को परिभाषित करो। देखिएगा 1 ओम की परिभाषा क्या हो सकती है। तो पहले आप इस सूत्र से, जो आपके सामने एक सूत्र दिख रहा है, यहां से R का मान ज्ञात करो। यहां से R का मान क्या हो सकता है? अगर आप पक्षांतर करोगे ना तो R बराबर आपको क्या मिलेगा? ये जो I है Y कहां जाएगा? V के बट्टे में। तो R बराबर आपको क्या मिलेगा? V बट्टा I, यही मिलेगा। यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा I। अब R का मान 1 कब आ सकता है? जब वोल्ट भी 1 और विद्युत धारा भी कितनी हो? 1 हो। यानी कि 1 ओम, जो आपकी 1 ओम है वो कब आ सकता है? जब 1 वोल्ट विभव हो और 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो। इसी सिचुएशन में आपकी 1 ओम आ सकता है। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हो कि यदि किसी धारावाही चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, ठीक है। यानी उसके दोनों सिरों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर, ठीक है। यानी जो विभवांतर है, दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर, वो आपकी कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, यानी उसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस विद्युत धारा का भी मान कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर। उस स्थिति में उस धारावाही चालक तार के प्रतिरोध को हम क्या कह सकते हैं? 1 ओम कह सकते हैं। ये इसकी एक नॉर्मल सी परिभाषा हो जाएगी जो आपको याद करनी, ठीक है। ओम के नियम से हमें एक अन्य राशि ज्ञात होती है जिसका नाम क्या है? प्रतिरोध। अभी पढ़ा था प्रतिरोध के बारे में। तो ये जो प्रतिरोध है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, वो किस किस चीज के ऊपर निर्भर करता है? तो अगला टॉपिक आपकी यही है कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो किसके ऊपर निर्भर होता है। अगर आप इसकी नॉर्मली परिभाषा जानना चाहोगे सर प्रतिरोध क्या हो सकता है, तो किसी भी चालक तार के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस विद्युत धारा के प्रवाह के अंदर जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसी बाधक को अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध एक प्रकार का बाधक है। अब ये प्रतिरोध किस किस के ऊपर निर्भर करता है उनको जान लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि चालक तार की लंबाई पर, यानी जो भी आपकी चालक तार है उस चालक तार की लंबाई के ऊपर ये निर्भर होता है। अब लंबाई के ऊपर किस प्रकार से निर्भर होगा? तो ये उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी जो R है ना, वो उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अब आप मान लीजिए कि सर चालक तार की जो लंबाई है, यानी कि जो R, मान लीजिए कि लंबाई L है, तो R किसके समानुपाती हो जाएगा? उसकी लंबाई के समानुपाती। दूसरा देखिएगा, दूसरा उस तार के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उस पर निर्भर करता है। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब देखो क्षेत्रफल पर किस प्रकार से निर्भर करेगा। मान लीजिए कि उसका क्षेत्रफल A है, तो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात R जो है वो आपकी 1/A हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा किसके ऊपर निर्भर करता है? तो तीसरा, आप चालक तार जो ले रहे हो वो चालक तार कौन से पदार्थ से मिलकर के बना है, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कि चालक तार जिससे बना हुआ है ना, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोध। तो मुख्य 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर, यानी इस लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर आप इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2 देते हो तो आपको समीकरण 1 और 2 इन दोनों से क्या मिल सकता है? तो सर हमको इन दोनों समीकरणों से ये मिल सकता है कि जो R है वो L के तो समानुपाती है और A के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब अगर आपको इस समानुपाती का चिन्ह हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर कांस्टेंट क्या आएगा? R बराबर हो जाएगा
रो एल अपॉन ए। ये आपको एक प्रतिरोध का नया सूत्र मिल गया कि R बराबर रो अपॉन एल ए। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, ये रो लिखा हुआ, इसको क्या बोला जाता है, रो। अब रो क्या है, तो जो रो है ना, तो वो पदार्थ की प्रतिरोधकता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसे पदार्थ की प्रतिरोधकता या चालक तार की प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे किसे लिखते हैं अपन, रो से लिखा जाता है। अब कभी कभार एग्जाम में प्रश्न आता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक बताओ। तो मात्रक में आपको रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप इस सारणी से देखो कि सारणी से आपको जो रो है वो किसके बराबर मिलेगा। आप देख लीजिएगा, यहां से अपन पक्षांतर करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, आर के गुणा में आएगा और एल का आएगा इसके भाग में, यानी कि आपको रो बराबर ये मिल जाएगा आर ए बटा एल, इस प्रकार से आएगा। अब इन सबके मात्रक रख के चेक कीजिए, इन सबके मात्रक रखो, आपको रो का मात्रक क्या मिलता है। देखिएगा आर का मात्रक क्या होता है, आर क्या प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो यहां से मीटर इस मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर। तो ये आपको याद रखना है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो मुख्य रूप से तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर, इस लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा, उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इस सूत्र से आपको एक कांस्टेंट मिल रहा है, आपको ये सूत्र भी याद होना चाहिए कि आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ पर रो एक नियतांक है जिसे चालक तार की प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब इस प्रतिरोधकता के बारे में जान लीजिए, कुछ छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अभी प्रतिरोधकता जो है ना, वो धातुओं की तुलना में अधातुओं की ज्यादा होती है। ज्यादा किसकी होती है, अधातुओं की। जो अधातु जितनी होती है उन अधातुओं की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, धातुओं की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। और धातुओं की प्रतिरोधकता जो धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है, और अधातुओं की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो धातुओं की प्रतिरोधकता है वो अधातुओं की तुलना में नगण्य होती है, यानी बहुत न के बराबर होती है। और दूसरा देखो, और इस चीज के बारे में थोड़ा सा आप इंपोर्टेंट करके याद कर लीजिएगा, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं के बारे में हम जानते हैं कि मिश्र धातुएं किससे मिलकर के बनी होती है, धातुओं से मिलकर के बनती होती है। मान लीजिए कोई दो धातुएं हैं, ए या बी, कोई दो धातुओं से मिलकर के कोई एक मिश्र धातु बनेगी, दो से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लिया हमने दो धातुएं हैं, ए और बी, इन दोनों से मिलकर के मिश्र धातु बन रही है। अब जो प्रतिरोधकता होती है ना, इस मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है वो किसके बराबर होनी चाहिए, इन दो धातुओं के बराबर होनी चाहिए, यानी इसकी जो अवयवी धातु है उनके बराबर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इस मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है वो इन दोनों धातुओं की प्रतिरोधकता से ज्यादा होती है। क्या होती है, यानी किसी भी मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है वो उसकी अवयव धातुओं की प्रतिरोधकता से ज्यादा होती है। इस कारण आप देखते हो कि मिश्र धातु का जो उपयोग है वो आपकी विद्युत तापन युक्तियां होती है। जैसे इस्त्री है, आप इस्त्री करते हो तो उसके अंदर जो मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, या फिर जो टोस्टर होता है या फिर हीटर होता है, उनके अंदर अपन मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण ये नॉर्मली जो ताप होता है उस ताप के ऊपर, या फिर आप ज्यादा ताप भी दोगे ना तो उस ताप पर भी ये गलती नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। एक तो विद्युत परिपथ के बारे में कि विद्युत परिपथ क्या होता है, उसमें उपकरणों को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, और उसके बाद ओम के नियम के बारे में पढ़ा, और अब पढ़ा कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है।